हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आगे का टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है, पहले जितना भी टॉपिक था वो मैंने आपको करा दिया था, बुक में से कराया था। अब मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे ये वाला जो हमारा टॉपिक है ना, ये बुक में बहुत ज़्यादा वास्ट दे रखा है। हमें जितना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, उस हिसाब से मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और ये जो वीडियो है आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक ढंग से देखना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आप स्किप करके देखते हैं, फिर आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ पाते हैं या कभी कोई ना कोई डाउट रह जाता है। तो इससे बेटर है कि आधी नॉलेज लेने से अच्छा है आप पूरी नॉलेज ढंग से लेकर जाओ। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। और अगर आपको सही लगती है इस वीडियो में, अगर आपको कुछ भी चाहिए या न्यू कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिविडेंड का। और डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी तरह का सम रिसीव्ड हो रहा है एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और कब रिसीव हो रहा है? जब आपका जो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर रिसीव हो रहा है। चाहे वो टैक्सेबल इनकम है, चाहे वो इनटैक्सेबल इनकम है, या आप कह सकते हैं टैक्स फ्री इनकम है। तो ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड किस तरह से रिसीव हो रहा है, कैश में रिसीव हो रहा है या काइंड में। आपको डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है किसी भी तरह से, तो वो आपके अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आप इसको टैक्सेबल मानोगे। नेक्स्ट इज सम अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू डिविडेंड। डिविडेंड से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं। पहला है नॉर्मल डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि कंपनी डिक्लेयर कर दी है एट द टाइम ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग में ही डिक्लेयर कर देती है और इस डिविडेंड को इनकम मान लिया जाता है प्रीवियस ईयर की। जिस टाइम पर ये डिक्लेयर हुआ, या आप कह सकते हो जिस भी ईयर में ये डिक्लेयर हुआ होगा, वही ईयर यहाँ पर माना जाएगा प्रीवियस ईयर एज इनकम। ठीक है, जैसे कि मान लो जो डिविडेंड है वो 2021 में डिक्लेयर हुआ था, तो वो जो प्रीवियस ईयर होगा वो 2001 के ईयर में ही उसकी इनकम मानी जाएगी एज नॉर्मल डिविडेंड जो भी डिक्लेयर हुआ है और एक शेयर होल्डर को रिसीव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के अकॉर्डिंग जो डीम्ड डिविडेंड है उसको इनकम मान लिया जाता है प्रीवियस ईयर का, तब जिस टाइम पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या फिर आप कह सकते हो इसको पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होता है? ये वो डिविडेंड होता है जो कि कंपनी जो है डिक्लेयर करती है बट नॉट इन इट्स एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग में नहीं करती है या उसके टाइम पर नहीं करती है, बल्कि एनुअल जर्नल मीटिंग से पहले डिक्लेयर कर देती है। और जब ये पहले डिक्लेयर करेगी तो इस केस में जिस भी टाइम ये डिक्लेयर हुआ होगा, ठीक है, तो वही इसका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। यानी कि वो इनकम जो होगी उसी प्रीवियस ईयर की होगी जिस टाइम भी इसको डिक्लेयर किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस ऑफ अक्रूवल। प्लेस ऑफ अक्रूवल का क्या मतलब होता है? अगर किसी भी तरह का डिविडेंड जो है पे किया जा रहा है किसी भी तरह की इंडियन कंपनी के द्वारा, ठीक है, इंडियन कंपनी जो है उसको पे कर रही है बट आउटसाइड इंडिया पे कर रही है, यानी आपको जो है एज अ शेयर होल्डर वो डिविडेंड आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? इंडियन कंपनी। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि ये जो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ होगा ये आपकी इनकम मानी जाएगी और ये बोला जाएगा कि ये डिविडेंड अक्रू भी इंडिया में हुआ है, अराइज भी इंडिया में ही हुआ है। नेक्स्ट है डिविडेंड अगर कोई भी फॉरेन कंपनी पे करती है आपको, आप शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के और वो कंपनी आपको जो है फॉरेन कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है और आउटसाइड इंडिया करती है। ठीक है, एक तो कंपनी भी फॉरेन है, दूसरा पे भी आउटसाइड इंडिया कर रही है, तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा, यानी यहाँ पे डीम्ड नहीं होगा कि ये अक्रू और अराइज इंडिया में ही हुई है। ठीक है, दो बातें हैं, डिविडेंड पे बेशक इंडिया कंपनी कर रही है चाहे आउटसाइड इंडिया कर रही है तो माना जाएगा कि अक्रू और अराइज इंडिया में ही हुई है। लेकिन अगर जो है इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है और आउटसाइड ही इंडिया आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, वो पेमेंट आउटसाइड ही इंडिया कर रही है, तो यहाँ पर डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा।
ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं प्लेस ऑफ अक्रूवल आपका जो है रेजिडेंट्स एंड टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स, डिविडेंड्स का टैक्सेशन। अब यहाँ पर जो डिविडेंड्स है इसमें आपका डीम्ड डिविडेंड भी इंक्लूड होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है जो कि कंपनी इंडिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, जो भी डिविडेंड किसी भी शेयर होल्डर को या फिर आप कह सकते हैं किसी भी रिसिपिएंट को डिविडेंड रिसीव होगा डोमेस्टिक कंपनी से, तो वो जो है टैक्सेबल होगा उस शेयर होल्डर के लिए या फिर उस रिसिपिएंट के लिए जिसको भी रिसीव हो रहा है। फिर नेक्स्ट है डिविडेंड अगर आपको किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो है रिसीव हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर किसी भी तरह का डिविडेंड रिसीव होगा तो आपकी इनकम में इंक्लूड होगा, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो जो है सोर्स पर टैक्स को डिडक्ट कर दे, ठीक है। और इन केस अगर आपका कोई भी केस है ग्रॉसिंग अप करने का डिविडेंड का, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो आप उसको ग्रॉस्ड अप नहीं करोगे, उसको नेट में ही शो करोगे। लेकिन अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखो, डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है फॉरेन कंपनी से, ठीक है। ये तो आपका था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नॉर्मल सी बात है इंडिया में होगी, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो जो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है उसको आप इनकम के अंदर नेट शो करोगे, ठीक है। नेट जो होगा वो निकलेगा और फिर उसको आप इंक्लूड करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी एक और केस है, असेसी ने जो है डबल टैक्सेशन क्लेम कर लिया, अगर असेसी ने डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो क्लेम कर लिया, तो जो आप अमाउंट इनकम के अंदर इंक्लूड करोगे वो ग्रॉस अमाउंट होगा, ना कि नेट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स, गैम्बलिंग और बेटिंग एंड विनिंग फ्रॉम रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। अगर आप इस तरह से कुछ भी विन कर रहे हैं लॉटरी वगैरह सबसे, इन सबसे जो भी हैं, तब आपका जो टैक्सेशन होगा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर पहला तो हमारा डिविडेंड था जो कि टॉपिक कंप्लीट हो गया है, डिविडेंड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट था वो है आपका ये विनिंग फ्रॉम लॉटरीज का, ये हमेशा आपकी इंक्लूड होगी इनकम के अंदर, चाहे आप लॉटरी से विन कर रहे हैं, हॉर्स रेसेस से विन कर रहे हो, कार्ड गेम से विन कर रहे हो, किसी भी तरह से विन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी इनकम के अंदर इंक्लूड होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ही। बट यहाँ पर जो भी आप उसके एक्सपेंसेस खर्च करोगे, उसके ऊपर जो भी खर्चा करोगे वो आप डिडक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सपेंसेस आपके लिए अलाउएबल नहीं है। जैसे कि आपने जो है टिकट खरीदा था लॉटरी के लिए और टिकट का जो खर्चा था वो 1000 रुपये था और आपकी लॉटरी लग गई मान लो 20,000 रुपये की लग गई। अब लॉटरी तो 20,000 रुपये की लग गई, तो आप ये बोलोगे कि मेरे 1000 रुपये मैंने एक्सपेंस भी खर्च किया था, लॉटरी का टिकट खरीदा था, तो मैं 1000 रुपये माइनस कर दूं, ऐसा नहीं होगा। आपके जो ये एक्सपेंस होंगे ये सिर्फ आपके एक तरीके से अदर एक्सपेंसेस होंगे, आप इसकी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये जो इनकम्स होती हैं आपकी विनिंग्स फ्रॉम रेसेस वगैरह सारी जो इनकम्स हैं ये आपकी इनकम होती हैं कैजुअल नेचर की और टैक्सेबल होती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। नेक्स्ट है कि अगर अमाउंट जो है 10,000 से ज़्यादा नहीं होता तो वहाँ पर आपको सोर्स पर टैक्स डिडक्ट नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि सोर्स पर आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, बट ये जो अमाउंट होगा ये आपके इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर ही ये एक्सीड कर जाती है 10,000 की जो लिमिट इन्होंने बोल रखी है, अगर ये एक्सीड कर गई तो इसका मतलब जो आपका टैक्स है सोर्स पर डिडक्ट भी होगा, ठीक है, प्लस में आपका ये इनकम में भी इंक्लूड होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अगर जो है जैसे यहाँ पर मान लो जो लिमिट है वो 15,000 हो गई और एक की जो लिमिट है वो 7,000 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 7,000 की लॉटरी लगी है और एक को 15,000 की लॉटरी लगी है, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। अब जिसको 7,000 की लॉटरी लगी है, मान लो 7,000 की जो लॉटरी लगी उसके ऊपर तो पहले जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी सोर्स पर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। जब ये टैक्स डिडक्ट होगा उसके बाद डिडक्शन मान लो 1000 रुपये की हो गई मान लेते हैं, ठीक है,
और जो ये 6,000 ये इनकम बचती है, फिर ये जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये केस है ये आपकी किससे लिमिट है, 10,000 से कम है, तो यहाँ पर ये सोर्स पे डिडक्ट नहीं होगा और इनकम कितनी आएगी टोटल 7,000। लेकिन बी के लिए कैसे हो जाएगा, अब 10,000 से बढ़ गई लिमिट, 10,000 से लिमिट बढ़कर 15,000 हो गई और मान लेते हैं सोर्स पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो 1,000 रुपीज़ हुआ और जो बची हुई इनकम थी उसको हम कहाँ डाल देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स। ठीक है, यानी अगर आपकी 10,000 से कम होगी, ठीक है, कुछ भी लिमिट है 10,000 से कम होगी, तो उस केस में 10,000 बड़ा है और उससे कम था 7,000। ठीक है, कम होगा तो सोर्स पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा और उसमें अगर बढ़ जाता है 10,000 की लिमिट से तो सोर्स पर टैक्स भी डिडक्ट होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा ही, वो तो नॉर्मल सी बात है। आगे देखो, और हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह होती है इन पे जो टैक्स रेट होता है वो हमेशा 30% का ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम रेट से टैक्स लगता है और 30% का लगता है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगर अमाउंट एक्सीड हो जाता है, वही बात है, देन जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा सोर्स पर एट द रेट ऑफ 30% के रेट पर, और इसमें जो ग्रॉस अमाउंट है वो इंक्लूड होगा आपकी इनकम के अंदर। अब अमाउंट कौन सा इंक्लूड होगा ये ध्यान रखना, ग्रॉस अमाउंट, यानी जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ प्लस में टैक्स डिडक्ट हुआ। अब इस केस में देखो, अब इस केस में जो ये आपका बी वाला पर्सन था, इसकी 15,000 की जो लॉटरी लगी थी, इस केस में अब अमाउंट कितना रिसीव हुआ उसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 14,000 तो जाएगा ही जाएगा, प्लस में कौन सा चला जाएगा, ये जो आपका टैक्स सोर्स पर डिडक्ट हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसका मतलब टोटल ग्रॉस अमाउंट जाएगा 15,000 रुपीज का, किसके अंदर, इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, वो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पहले हमने किया डिविडेंड्स, दूसरा हमने किया विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह, और नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे दो चीजें हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। अगर आपने सिक्योरिटीज जो है एज स्टॉक इन ट्रेड ले रखी हैं, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि आपने सिक्योरिटी को लिया, परचेज करा और इस पर्पज से परचेज करा कि आप आगे जाके इन्हीं सिक्योरिटीज को सेल आउट करेंगे। ठीक है, सेल करोगे इन सिक्योरिटीज को, तो यानी आपने जो सिक्योरिटीज ली है वो किस लिए ली है, परचेज एंड बाइंग के पर्पज से, एक तरीके से बिजनेस के पर्पज से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने सिक्योरिटीज कभी भी स्टॉक इन ट्रेड के पर्पज से ली है तो वो टैक्सेबल होंगी अंडर द हेड पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अगर सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट आपने ले रखी है, यानी सिर्फ आपने अपना इन्वेस्ट कर रखा है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट वगैरह ले रहे हो, तो वो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो आपका टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ठीक है, दो बातें थी, पहला स्टॉक इन ट्रेड में ले रखी है तो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा वो इंटरेस्ट, दूसरा अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रखी है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज क्या होती हैं, सिक्योरिटीज का मतलब होता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपको ये बताए कि डेट ले रखा है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या सम अदर अथॉरिटी के द्वारा फ्रॉम जनरल पब्लिक। किससे ले रखा है, जनरल पब्लिक से। फिर नेक्स्ट है इसका बेसिस ऑफ चार्ज, किस तरह से आप इसको चार्जेबल मानोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डज नॉट अक्रू फ्रॉम द डे टू डे बट बिकम्स ड्यू ऑन अ सर्टेन फिक्स डेट्स ओनली, यानी जो भी आपको सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट मिलेगा वो हर दिन का नहीं एक साथ होता, अक्रू नहीं होता, बट एक सर्टेन फिक्स डेट होती है, उसी के ऊपर फिक्स्ड परसेंटेज से आपको वो रेट मिलता है। नेक्स्ट है ये जो है चार्जेबल होता है टैक्स से। ठीक है, टैक्स के अंदर, और इसके जो दो मेथड्स हैं जो कि जो एसएससी है वो फॉलो करता है, पहला है कैश और दूसरा है मर्सेंटाइल।
अब कौन कौन सा मेथड्स अडॉप्ट किया जाता है एसएससी के द्वारा और वो किस तरह से टैक्सेबल होगा। इफ नो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज रेगुलरली एम्प्लॉयड then the income from interest on security is chargeable to tax in the income of previous year when it becomes due। क्या बोला है कि अगर कोई भी मेथड अकाउंटिंग का रेगुलरली एम्प्लॉय नहीं किया जा रहा है, रेगुलरली एम्प्लॉय का मतलब है कि ऐसा कोई मेथड नहीं है सिंपल कि आप हर टाइम कैश वाला अप्लाई कर रहे हो या हर टाइम मर्सेंटाइल वाला अप्लाई कर रहे हो, कभी भी कोई भी अप्लाई कर देता है ऐसी, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से जो भी इनकम आएगी वो चार्जेबल होगी एज अ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। और कब चार्जेबल होगी, जब भी ये ड्यू होगी। क्या होगी, ड्यू, रिसीव नहीं हुई है, ड्यू हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेयर एसएससी अडॉप्ट्स कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर एसएससी जो है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है तो जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा ऑन सिक्योरिटीज तो वो टैक्सेबल होगा ऑन रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट बेसिस का मतलब है जब ये रिसीव होगी, ठीक है। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के केस में जब रिसीव होगी तब होगा, और कोई भी मेथड ऐसे रेगुलरली एम्प्लॉय नहीं किया जा रहा तो जब ड्यू हो जाएगी उस टाइम पर इसको इंक्लूड किया जाएगा या फिर टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है। ऑन रिसिप्ट बेसिस का मतलब है व्हेन इट इज रिसीव नॉट ड्यू ओनली, सिर्फ ड्यू नहीं हुई है, रिसीव भी हो गई है। फिर नेक्स्ट है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन्स। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन्स में क्या है कि अगर कभी भी सिक्योरिटीज जो है ना आपकी बॉट और सोल्ड होती हैं तो उनके बीच में 2 रेट्स होते हैं या 2 डेट्स होती हैं, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन होगी या तो वो कम इंटरेस्ट से होगी या फिर एक्स इंटरेस्ट से होगी। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो है, जो भी सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट मिलेगा वो कंसीडर की जाएगी एज द इनकम ऑफ अ पर्सन की इनकम, जब भी जो ऑनर है यानी जब वो पर्सन उस सिक्योरिटी का ओनर बन जाएगा और इंटरेस्ट उस टाइम पे ड्यू होगा। किस टाइम पे ड्यू होगा, जिस टाइम पर वो पर्सन उस सिक्योरिटी का ओनर बन गया। तो वहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब वो इंटरेस्ट ही टैक्सेबल इंटरेस्ट माना जाएगा और वो एज एन इनकम मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमीशन ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर कभी परचेज कर रहे हैं आप सिक्योरिटी या सेल कर रहे हो उस टाइम पर अगर कोई भी कमीशन या कोई भी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं तो आप उनको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से डिडक्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज ये जो एक्सपेंसेस है इनको जो है इंक्लूड कर लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर, और एट द टाइम ऑफ सेल्स ये जो एक्सपेंसेस है इनको डिडक्ट कर लिया जाएगा सेलिंग प्राइस में से, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज में से। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि अगर आप कोई भी कमीशन या अदर एक्सपेंसेस को इनकर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी तो आप उसको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कहें, अगर आपने सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट ले रखी हैं तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा सेल करने पर, सिक्योरिटी को सेल करने पर, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द कैपिटल गेन। आपको एक तरीके से बहुत बड़ा गेन हुआ है, ठीक है। आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे, आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रखा था और उसको सेल कर दिया तो आपको गेन हो गया, और इसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो वो वहाँ पे ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वहीं पर ही आपने जो सिक्योरिटीज है वो स्टॉक इन ट्रेड के बेसिस पर ले रखी थी तो ये ध्यान रखना कि ये टैक्सेबल होंगी अंडर द हेड पीजीबीपी अगर आप उनको सेल करते हो तब। लेकिन अगर जैसे हमने नॉर्मल बात कही थी, अगर आपने सिक्योरिटीज ले रखी हैं स्टॉक इन ट्रेड में और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपको पीजीबीपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगा, सेम एज। बट अगर आपने सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रखी हैं और उसके ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ गई। लेकिन यहाँ पर चेंजिंग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिक्योरिटी के ऊपर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल गेन्स के अंदर ही टैक्सेबल होगा, ठीक है, आप सेल कर रहे हो तब। आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।